मिलिए दीप्ति नवल से। दीप्ति जी, आप में सबसे बड़ी खूबी ये है कि फिल्म एक्ट्रेस होते हुए भी आप एक प्यारी प्यारी सीधी सादी भोली भाली घरेलू सी लड़की नजर आती हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अपने आप को अभी तक आपने फिल्मी आभाव से बचा के कैसे रखा हुआ है? इसकी तो बस मुझे एक ही मुझे वजह नजर आती है, वो ये है कि जिस माहौल में मैं पली हूँ, जिस खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ, उसमें मतलब कहीं भी कोई ऐसी चीज़ हमें नहीं तालीम में मिली जिसकी वजह से मैं इससे अलग कुछ और हो सकती थी। मुझे लगता है कि जिस तरह से हम लोगों को अपब्रिंगिंग मिली है, जिस तरह से तौर तरीके सिखाए गए, न्यूयॉर्क में रहने के बावजूद भी इसी तरह से मतलब हम लोग रहते थे और घर में पढ़ाई के अलावा तो और कोई माहौल था ही नहीं। दोनों पेरेंट्स जो हैं वो प्रोफेसर हैं, तो या तो पढ़ रहे हो तो और उसके अलावा कोई और चीज़ तो मुझे मेरा ख्याल है कि ये अपब्रिंगिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। और जैसा कि आपने कहा कि न्यूयॉर्क में आप पली बढ़ी, पढ़ाई भी वहीं पे हुई, तो मैं ये जान सकती हूँ कि उर्दू और हिंदी बोलते हुए इतनी घुलावट क्यों नजर आती है? और ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बाहर से लोग जब पढ़ लिख कर हिंदुस्तान आते हैं और हिंदी बोलते हैं तो उनकी हिंदी भी अंग्रेजी मालूम होती है। हाँ, ये बात तो सही है। उर्दू का शौक मुझे बचपन से था। मतलब अमृतसर में पैदा हुई थी और वहाँ लाहौर रेडियो सुनने का बहुत शौक था। वहाँ पर उर्दू का फैसिनेशन भी बहुत पहले से है। वहीं से मतलब वहाँ आवाज़ें सुन के ज़बान बहुत बारीकी से सुनी है और वो इट हैज स्टेड विद मी। न्यूयॉर्क में भी रेडियो में काम करती थी और हिंदी उर्दू से कभी आउट ऑफ टच नहीं है, नाता टूटा नहीं। और अमेरिकन एक्सेंट में हिंदी बोलना तो मुझे आता ही नहीं। अच्छा, हिंदुस्तान आना कैसे हुआ? हिंदुस्तान तो पहले तो घूमने के लिए आई थी। अपने छोटे भाई के साथ आई थी और बस सैर करने आई थी और बम्बई पहली बार आई। उसके बाद कोई 3-4 महीने के बाद आई वेंट बैक। 78 जनवरी में फिर मैं फिल्म्स ज्वाइन करने के लिए। मैं यही जानना चाह रही थी कि पहली दफे जब आप घूमने आई तो क्या फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा घूमे फिरी जो दोबारा फिल्म ज्वाइन करने के लिए आई खास तौर पे? नहीं, पहले तो यूं ही सैर करने बम्बई में जैसे अक्सर लोग आते हैं सैर करने, वैसे आए। टेलीविजन सेंटर यहाँ पर आई केम ऐसे देखने के लिए क्या है कैसा है, क्योंकि वहाँ रेडियो से ताल्लुक था, इसलिए यहाँ जानना चाह रही थी कि इंडिया में कैसा होता है टीवी और ये सब। तो यहाँ टीपी जैन थे उस वक्त, उन्होंने एक प्ले के लिए ऑफर कर दिया कि तुम ड्रामे में काम करोगे। तो मैंने उनसे कहा कि ड्रामा तो मैंने आज तक कभी किया नहीं है। तो ही सेड कि एक्टिंग तो मैं करवा लूंगा, तुम बस हाँ बोल दो। अच्छा। और कह रहे थे कि परसों रिकॉर्डिंग है तो जल्दी से हो जाएगा और तुम जल्दी से देख भी पाओगी। तो वो कर लिया। उसके बाद फिर राजश्री फिल्म्स की एक ऑफर आ गई, तो वहीं से मामला शुरू हो गया। अब वो उसके बाद मैं वापस चली गई थी वैसे। अच्छा। क्योंकि घर वालों से तो बातचीत नहीं की थी कि वे फिल्म में ज्वाइन करने जा रही हूँ या कुछ ऐसा नहीं था। तो आई वेंट बैक। वहाँ फिर उनको कन्विंस करने में 4-5 महीने लगे। उसके बाद फिर ऑफिशियली टू ज्वाइन फिल्म्स 78 जनवरी। अच्छा, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में जो आपकी गाड़ी चली वो टॉप गियर में कब आई? शुरुआत तो जुनून से हुई थी। फरवरी 78 में ही शाम बेनेगल ने वहाँ से लखनऊ से फ़ोन किया था। उन्होंने कहा था कि छोटा सा एक रोल है बट जल्दी से कर यहाँ पहुँच जाओ। दीप्ति जी,
जुनून के बाद काफी लंबे गैप के बाद आपकी फिल्म आई एक बार फिर। ये इतना लंबा गैप आने की वजह क्या थी? जुनून के बाद वजह तो खैर लंबा गैप इसलिए था कि मैं जब बम्बई में आई हूँ फिल्म्स ज्वाइन करने के लिए, तो मेरे को कोई देयर वाज नोबडी टू लॉन्च मी, कोई एज अ न्यू कमर कोई मेरे लिए कोई कैंपेन नहीं किया गया था, कोई लॉन्चिंग नहीं हुई थी। तो मुझे जुनून में जो मैंने काम किया था उसके रिजल्ट के लिए मुझे इंतजार करना था। मेरे पास तो एक ही फिल्म थी और जब तक वो रिलीज नहीं होती तब तक मैं कोई मेरा काम देख नहीं पाता और मुझे आगे कोई रोल नहीं मिलता। इसलिए वो जो पीरियड था वो जुनून करने में और उसके रिलीज होने में, ये सब जो टाइम है वो खाली गया और उसमें मैं कुछ और नहीं कर सकी। दो चार नहीं बल्कि ज़्यादा ही कुछ बहनों के रोल और कुछ इस तरह से साइड रोल्स, कुछ इस तरह के ऑफर्स आए, बट आई फेल्ट कि नहीं मुझे वेट करना चाहिए। अब अगर अभी कुछ काम नहीं है तो ना सही। और उस इंतजार के बाद फिर एक बार फिर। जी हाँ। दीप्ति, आपको हमने सुना है शायरी का बड़ा शौक है। शायरी शौक तो है लेकिन मैं अपने आप को बहुत सीरियसली एज अ पोएटेस नहीं लेती हूँ मतलब। अच्छा, नहीं मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि शायरी जो है वो बहुत ही फुर्सत का खेल है। मेरा मतलब ये है कि वो पूरी तवज्जो चाहता है, वक्त चाहता है। तो आपको इतनी फुर्सत मिलती थी? पहले तो फुर्सत थी, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 महीने तो कुछ काम ही नहीं था। जुनून कर चुकी थी और कोई ऑफर आई नहीं थी अच्छी सी जिसके लिए मैं बिजी हो जाती। और उन 5 महीनों में ज़्यादातर मैंने बैठ के घर पे उस कमरे में जहाँ बैंड स्टैंड में रहती थी अपनी आंटी के साथ, वहाँ ज़्यादातर नज़में वहीं बैठ के लिखी। और वो एक बड़ा डिप्रेसिंग पीरियड भी था मेरे लिए, बिकॉज घर से इतनी दूर थी और घर वालों की बहुत याद आती थी और यहाँ कोई बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं थे और कुछ सोशल सर्कल नहीं था। तो वो सबसे ज़्यादा जो टाइम मिला जो उसी 5 महीने के बीच में, ज़्यादा नज़में और ज़्यादा लिखना वहीं हुआ। अच्छा, तो लिखना तो हो गया, लेकिन ये ख्याल कैसे आपको आया कि इस शायरी को छपवाया जाए? क्योंकि मुझे पता है कि आपकी किताब छप चुकी है। हाँ, छपवाने की तो मैं जुर्रत ही कर नहीं सकती थी एक्चुअली, मतलब अपने हिसाब से
क्योंकि मैंने अपनी पोएम्स को ज़्यादा इतनी सीरियसली लिया नहीं था, जैसे मैंने भी आपको बताया। ये अमृता प्रीतम हैं, जानते हैं सब लोग उनको, तो दिल्ली में उनसे मुलाकात होती रहती। 2-3 बार ऐसे कभी हम लोग उनके घर पे बैठे और उनको ऐसे नज़्में 1-2 कहीं सुना दी, तो उन्होंने काफ़ी सीरियस लिया। शी सेड कि नहीं, ये तो तुम्हें ज़रूर छपवाना चाहिए, और मैं कुछ ना कुछ ये I'll see to it कि ये होता है, और तुम सीरियसली लिखो। कितनी लिखी हैं? मैंने उनसे कहा कि ऐसे 30-40 पोएम्स में से कुछ ज़्यादा नहीं। देन शी सेड कि नहीं, तुम एटलीस्ट 70-80 पोएम्स कंपाइल करो, पूरी लिखो और फिर छपवाना। अच्छा दीप्ति, आपसे अगर कोई मिले तो लगता है वो कोई और दीप्ति है, खास तौर पे वो दीप्ति नहीं है जिसकी शायरी हम पढ़ चुके हैं। इस डुअल पर्सनालिटी के बारे में आप हमें बताएंगी? डुअल पर्सनालिटी तो खैर नहीं है, मैं उससे मानती हूँ, क्योंकि एक ही इंसान के कई हिस्से होते हैं, और कहीं आप कोई हिस्सा सामने लाते हो और कहीं दूसरा। और ये जो पोएम्स हैं ये बहुत ही पर्सनल से हैं, और इसीलिए शायद मैंने छपवाने का बहुत ज़्यादा इंथुजियाज्म पहले मुझे नहीं था। बहुत पर्सनल मोमेंट्स हैं पूरी किताब में, जो कि लेकर नहीं चल सकती हूँ मैं अपने साथ। जैसे लोगों को मिलती हूँ, काम करती हूँ, वो सिर्फ किताब की सूरत में जमा करके दे सकते हैं। वो अपना वो हिस्सा जो है वो मैं यूँ आम तो लेकर नहीं चलती हूँ, इसलिए क्योंकि पर्सनल है। और वो जो खामोशी का वक्त जो अपने साथ मिलता है, उस वक्त पे ये सब चीजें जो है अंदर की ये उभर के आती हैं। वरना तो क्या आप अपनी हल्की फुल्की और जोवियल पर्सनालिटी छुपा सकती हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि अगर सोबर पर्सनालिटी किताब में झलकती है तो हल्की फुल्की पर्सनालिटी फिल्म के पर्दे पर, जिसका सबसे बड़ा सबूत है चश्मे बददूर। अगर मैं आपका स्क्रीन टेस्ट ले लूं तो आप इनकार तो नहीं करेंगी? कमाल है यार।
अच्छा दीप्ति, आपकी शायरी पढ़ने के बाद ये अंदाजा होता है कि आप बहुत ही इमोशनल हैं, और इमोशनल आदमी अगर फिल्म लाइन में आ जाए तो उसे बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि अक्सर ये कहते हैं लोग कि भाई फिल्म लाइन में आदमी को थिक स्किन होना चाहिए। बिल्कुल इमोशनल होने के बाद अगर आपके बारे में कोई अफवाह उड़े या छपे तो आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है, और पहले तो बहुत ही बुरा लगता था। पहले तो तकलीफ बहुत होती थी, और आई डिडंट नो कि इसको कैसे, आई डिडंट नो हाउ टू टेक इट, यू नो। तो धीरे धीरे फिर जैसे काम आता गया, बिजी होती गई, कुछ दोस्त बनने लगे, लोग जानने लगे, तो समझाते रहे कि देखो इसको अब तुम 3-3 दिन तो लेके एक अफवाह को उसके ऊपर बैठ के घर पे रो नहीं सकती हो, सो यू जस्ट गेट आउट ऑफ इट, स्नैप आउट ऑफ इट, और अपना काम करो, ये तो चलता रहेगा। सो अभी कुछ आई एम बिगिनिंग टू टेक इट नाउ, लेकिन बुरा तो लगता है। अच्छा दीप्ति, अभी अभी एक फिल्म आपकी आई चिरू था, हमने सुना उसकी शूटिंग के दौरान कोई हादसा हुआ था? हाँ, हादसा ये हुआ था कि बस मैं मरते मरते बच गई। एक तो केरला में शूटिंग कर रहे थे हम लोग, और मेरा उसमें रोल ऐसा है कि मैं केरला की लड़की प्ले कर रही हूँ रोल, जिसमें मुझे कश्ती चलाना तो ऐसे आना चाहिए जैसे कि मैं पैदा वहाँ हुई। तो जाती मैंने पहले कश्ती चलाना सीख लिया, और काफ़ी अच्छा चलाने लगी। वो छोटी सी लीफ बोट होती है, उस पर बैठ के, जहाँ बैलेंस बड़ा गड़बड़ रहता है, वो सीख लिया। उसके जब सीख तो लिया और कॉन्फिडेंस भी हो गया, लेकिन जब शॉट हुआ उसका, तो शॉट के बाद शॉट भी ओके हो गया। जब उन्होंने कहा कि अभी वापस आ जाओ, ये ओके हो गया, तो वहाँ वापस टर्न करते हुए तो पलट के तो बोट के नीचे आ गई, और बोट ऐसे टॉपल करके ऊपर थी, एंड मुझे तैरना आता नहीं, हाय बिल्कुल भी, मतलब मुझे तो कुछ स्ट्रोक भी नहीं आता, कुछ फ्लोट करना भी नहीं आता। तो हमारे हीरो जो हैं इस फिल्म के, इनायतुल्लाह कांतरू, उन्होंने देखा कि ये तो बस गई, तो बचाया उन्होंने। दीप्ति, आपने कहा कि वो शॉट के बाद का सीन था, तुम फिर जाते कौरन? मैं देखती अप्पा के जब से तुम क्या हो गए, तुमको क्या हो गया कौरन? थामरन से झगड़ा लेते, सब लोग को सिखाते, ये अच्छा नहीं। मैं बहुत डरती हूँ, थामरन तो शैतान। तुमको नहीं जाने का कौरन, तुम नहीं जाना, नहीं। चिरुता, एक गलती किया मैं। क्या? बोलो। हाँ। तुमको ऐसा होना, हम शादी किए तब तुम सोची, शादी किया मैं तेरे से, घर वाले नहीं बोले तो भी किया, यही मेरे को अखरता, यही गलती किया मैं। मेरे को लड़ना, पुलया परया के वास्ते लड़ना, उन सबके अच्छे के वास्ते लड़ना, जान की परवाह नहीं करता मैं। तुम जो सोचते हैं करो, जरूर करो, मैं बीच में नहीं आने की, कभी नहीं। इससे पहले कि मैं शुक्रिया अदा करूं, बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर मैं आपसे आपकी शायरी अपने दर्शकों को ना सुनवाऊं। क्यों? एक सुनाएंगी? रेगिस्तान की रात है और आंधियां सी, रेगिस्तान की रात है और आंधियां सी, बनते जाते हैं निशान, मिटते जाते हैं निशान। दो अकेले से कदम, न कोई रहनुमा न कोई हमसफर, रेत के सीने में दफन सी ख्वाबों की नर्म सांसें, ये घुटी घुटी सी नर्म सांसें ख्वाबों की, थके थके दो कदमों का सहारा लिए ढूंढती फिरती हैं सूखे हुए बयाबानों में, शायद कहीं कोई साहिल मिल जाए,
रात के आखिरी पहर से लिपटे इन मासूम ख्वाबों से, इन भटकते कदमों से, इन उखड़ती सांसों से, कोई तो कह दो भला रेत के सीने में कहीं साहिल होते हैं। भला रेत के सीने में कोई साहिल। एक छोटी सी चीज और। अच्छा, ये मेरे नाम का जो मतलब है उसके ऊपर एक नज़्म लिखी हो, अगर आप इजाजत दें तो बस। बिल्कुल, इरशाद। पूछ बैठता है कोई जब भूले से कभी नाम मेरा, खामोश लफ्जों में कहा करती हूँ, वो देखो धुंध में लिपटी वादी के कोने में दूर कहीं एक रोशनी जो यूं ही जला करती है, पहचान है मेरी। या किसी बयाबान जंगल के धुंधलके से गुजरते हुए कभी देखा होगा वो सुलगता हुआ अलाव, करीब से जिसके उठकर खाना बदोश चले गए हों। या किसी अंधेरे से पहाड़ की चोटी पर मंदिर की दहलीज पर जलता हुआ चिराग हूं मैं, जिस तक जाते तो हैं मुसाफिर मगर ठहरते नहीं। या फिर भीगी हुई रात में सुनसान सड़क के किनारे झोंपड़ी की चौखट पे जलती लालटेन की लौ, वही तो हूं मैं, हाँ वही, वो अंधेरों की पनाह में जलती बुझती शमा से तुम चाहो तो दीप्ति कहकर बुला लो मुझको। दीप्ति, बहुत खूबसूरत लिखती हैं आप, बहुत अच्छा लिखती हैं। लेकिन मैं बड़ी होने के नाते ये दुआ करूंगी और दुआ दूंगी कि दीप्ति यानी दिए की लौ लोगों को रोशनी पहुंचाती है, फिर अंदर से खुद इतनी वीरानी नजर नहीं आए कभी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई और प्यारी प्यारी बातें की और बहुत अच्छी पोएट्री सुनाई। थैंक यू।